सोचिए, क्या आज के जमाने में भरोसा करना ही सबसे खतरनाक जाल बन सकता है? आज हम अमरावती के एक ऐसे ही केस को समझने की कोशिश करेंगे जो डिजिटल शोषण की एक बहुत ही भयानक हकीकत को सामने लाता है। चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अपराध कितना बड़ा था। इसका स्केल सच में चौंकाने वाला है। ये नंबर है पीड़ितों का। 180 लड़कियां इस जाल में फंसाई गईं। 180। और ये देखिए, जांच के दौरान 350 से भी ज्यादा अश्लील वीडियो मिले। इससे अंदाजा लगता है कि यह शोषण किस लेवल पर हो रहा था। और इस पूरे घिनौने खेल के पीछे कौन था? सिर्फ एक लड़का, जिसकी उम्र थी महज 19 साल। नाम अयान अहमद। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक लड़के ने इतनी सारी लड़कियों को अपने जाल में फंसा लिया? चलिए, इस पूरी कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल ये है कि उसने ये सब किया कैसे? आइए अब उसकी उस पूरी स्ट्रैटेजी को परत दर परत समझते हैं, जिसका इस्तेमाल करके उसने लड़कियों को फंसाया। उसका तरीका मानो 5 स्टेप्स में बटा हुआ था। पहले वो कोचिंग सेंटर्स के बाहर लड़कियों को टारगेट करता, फिर ऑनलाइन एक झूठी अमीर शख्सियत बनाता। इसके बाद शुरू होता था भरोसा जीतने का खेल। और फिर जैसे ही भरोसा बन जाता, वो उन्हीं ऐप्स के फीचर्स का इस्तेमाल करता जिन्हें लड़कियां सेफ समझती थी, और आखिर में उसी भरोसे को ब्लैकमेल का हथियार बना लेता था। और यही इस पूरे जाल का सबसे बड़ा धोखा था। एक तरफ लड़कियों का ये भरोसा कि वन टाइम व्यू फीचर उन्हें सुरक्षित रख रहा है, और दूसरी तरफ अपराधी की असलियत, जो उसी सुरक्षा के भ्रम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाए हुए था। तो अब सवाल ये है कि महीनों से जो कुछ छिपकर चल रहा था, वो आखिर दुनिया के सामने आया कैसे? अब देखिए, बात की विडंबना कि ये पूरा का पूरा मामला किसी शानदार पुलिस इन्वेस्टिगेशन से नहीं खुला। नहीं, इसका खुलासा हुआ खुद अपराधियों की आपसी लड़ाई से। अयान और उसके दोस्त में पैसों को लेकर झगड़ा हुआ, और बस गुस्से में आकर दोस्त ने कुछ वीडियो लीक कर दिए। तब जाकर ये सारा मामला दुनिया के सामने आया। खैर, मामला सामने आने के बाद इसकी गंभीरता को देखते हुए 47 पुलिस वालों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई है, जो अब इस केस के हर पहलू की जांच कर रही है। लेकिन अब आते हैं इस केस के सबसे परेशान करने वाले पहलू पर, वो माहौल जिसने इस अपराध को इतने महीनों तक फलने फूलने दिया। एक जगह बहुत ही दमदार बात कही गई है कि शर्म अपराधियों के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपराधी ये जानता था कि लड़कियां समाज में शर्म और बदनामी के डर से चुप रहेंगी, और उसने इसी चुप्पी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जरा सोचिए, 180 लड़कियों में से एक भी लड़की महीनों तक सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हें घरवालों के गुस्से का डर था, वीडियो के वायरल होने का डर था, और समाज में बदनामी का डर था। इसी डर ने उन्हें खामोश रखा। तो बात का निचोड़ ये है कि अपराधी को ये अच्छे से पता था। उसे पता था कि अगर बात बाहर निकली तो हमारा समाज लड़कियों के ही चरित्र पर सवाल उठाएगा, उस पर नहीं। और उसने इसी सोच को, इसी पूर्वाग्रह को अपनी ढाल बना लिया। असल में अपराधी ने किसी भी टेक्नोलॉजी से ज्यादा माता-पिता और बच्चों के बीच के कम्युनिकेशन गैप का फायदा उठाया। ये जो एक दूरी होती है ना, जब बच्चे डर या शर्म की वजह से अपने माता-पिता से बात नहीं कर पाते, बस वही दूरी ऐसे शिकारियों के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाती है। चलिए, अब इस केस के नतीजों पर नजर डालते हैं। उन नतीजों पर जिन्हें शायद टेक्नोलॉजी खुद भी नहीं मिटा सकती। एक और बहुत गहरी बात कही गई है कि इंटरनेट एक डिजिटल कब्र की तरह है। यहाँ एक बार जो चला गया, उसे मिटाना लगभग नामुमकिन है। ये बात पीड़ितों पर पड़ने वाले मानसिक असर को बखूबी दिखाती है। प्रशासन ने क्या किया? आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन सवाल तो अपनी जगह खड़ा है, क्या कोई बुलडोजर उन 350 वीडियो को इंटरनेट की दुनिया से मिटा सकता है? वो तो हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे। और अंत में असली सजा अपराधी को नहीं मिलती, वो तो शायद कुछ सालों में छूट जाएगा। असली सजा तो उन लड़कियों को मिलती है जिन्हें जिंदगी भर इस खौफ के साथ जीना होगा कि न जाने कब, कहां से उनका वो अतीत फिर से सामने आ जाए। और आखिर में ये पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि कहीं हमारी ये जो सामूहिक चुप्पी है, यही तो अगले शिकार की सजा नहीं लिख रही है।